ओके, सो हेलो एवरीवन। तो हम क्लास शुरू करते हैं। आवाज आ रही सबको? यस सर। तो देखिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उसमें हमने देखा कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। अगर हम रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं देन दैट फैक्टर गोज टू द पावर ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें। जो भी फैक्टर होगा, मतलब जब डिवाइड कर रहे हैं तो 1 अपॉन दैट थिंग दैट गोज टू द पावर। एंड जब हम दो या दो से ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन को ऐड करते हैं देन देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट्स मल्टीप्लाइड। तो दीज आर द थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने शुरू किया था विथ टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर का रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, it is given by this equation known as Van 't Hoff's equation. Van 't Hoff's equation. So that is log of K2 by K1 equals to delta H upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। मतलब यहाँ पर क्या, कैसे इसको हम याद रखते हैं कि देखिए यहाँ पर लॉग में आप जो भी रेशियो लोगे, जैसे यहाँ पर हमारा K2 by K1 है, K2 by K1, तो वैसे ही आपका रिलेशन टेम्परेचर में भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब इधर K2 by K1 है, इसलिए T2 minus T1। अगर मैंने इधर लिखा होता log of K1 by K2 तो इधर हो जाता T1 minus T2। तो यहाँ पर T1 and T2 are initial and final temperature K1 and K2 are initial and final equilibrium constant। Initial and final equilibrium constant। So what is the use of this equation? इस इक्वेशन का एप्लीकेशन एक्चुअली क्या है, क्यों हम इसे यूज करते हैं? तो देखो यहाँ पर इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल से ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दिस वे कि इफ ए रिएक्शन इज exothermic, let's say we have an exothermic reaction। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच इज फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी हमें नहीं पता है, ठीक है। डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड यहां पर हम कंडीशन ये लगाएंगे कि T1 is greater than T2 या T2 is less than T1। तो T2 is less than T1 का क्या मतलब है? If T2 is less than T1, T2 is less than T1 का क्या मतलब है? जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि T1 is the initial temperature and T2 is the final temperature। That means मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि final temperature is less than initial temperature, या फिर temperature decreases, temperature decreases। तो अगर T2 less than T1 है, that means
T2 माइनस T1 क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी लेस देन 0, क्योंकि T1 बड़ा है, T2 छोटा है। और हमारा डेल्टा H भी क्या है? ये भी हमारा नेगेटिव है, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा H भी नेगेटिव और T2 माइनस T1 भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो दैट मीन्स, और टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो डिनोमिनेटर में जो T1 T2 है ये पॉजिटिव ही रहेगा, और 2.303 R जो है ये तो कांस्टेंट है, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। दैट मीन्स log ऑफ K2 by K1 will be positive। और जैसे कि हम जानते हैं कि मान लो log A का वैल्यू है x, मान लेते हैं कोई एक log A है, कोई क्वांटिटी, उसका वैल्यू है x। तो जब हम log A लिखते हैं तो इसका बेस 10 होता है, हम लिखते नहीं है लेकिन इसका बेस जो है वो 10 होता है। तो A किसके बराबर होगा? A will be equals to 10 to the power x। A will be equals to 10 to the power x। जो भी बेस है टू द पावर जो भी राइट हैंड साइड वैल्यू है। तो वही लॉजिक यहां पर हम लगाएंगे कि इफ log ऑफ k2 by k1 इज ग्रेटर देन 0, तो k2 by k1 क्या होगा? दिस विल बी ग्रेटर देन 10 to the power 0, और 10 to the power 0 कितना होता है? 1 होता है। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो मीन्स k2 by k1 इज ग्रेटर देन 1। या मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि k2 इज ग्रेटर देन k1। दिस इज द कंक्लूजन। k2 is greater than k1, this will be the conclusion। तो k2 ग्रेटर देन k1 का क्या मतलब है कि जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनिशियल के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया है। या फिर मैं कह सकता हूं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट increases। The value of equilibrium constant increases। क्योंकि K2 जो है मतलब जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनिशियल से ज्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ गया होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड के बढ़ने का क्या मतलब है कि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर K का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका दो मीनिंग हो सकता है कि आइदर प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ रहा है या फिर रिएक्टेंट का वैल्यू कम हो रहा है। एक फ्रैक्शन दो कंडीशन में बढ़ सकता है, आइदर उसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए या तो फिर उसका डिनोमिनेटर छोटा हो जाए। अंडर बोथ दिस कंडीशन द फ्रैक्शन और द वैल्यू विल इंक्रीज। तो दैट मीन्स वही चीज हम यहां पर भी लिखेंगे कि अगर K2 ग्रेटर देन K1 है, दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। और प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब क्या है कि द रिएक्शन proceeds in फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो देखो ये पूरे सब चीज का कंक्लूजन यही है। इसी कंक्लूजन के लिए हमने ये पूरा काम किया। एक रिएक्शन में प्रोडक्ट तभी बढ़ता है जब रिएक्शन
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो हमारा अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है कि फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन if the temperature decreases then the reaction will proceed in forward direction। ये है अल्टीमेट कंक्लूजन कि फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ कोर्स, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज कर रहा है, तो जितना तुम उसको ठंडा करोगे, उस रिएक्शन को जितना तुम कूल करोगे, उतना ही वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के तरफ जाएगा। मींस मोर एंड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। दिस इज वन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो उसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी कंडीशन होगा कि फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन for an endothermic reaction we know that delta H is positive। डेल्टा H इज पॉजिटिव एंडोथर्मिक के लिए। और यहां पर हम कंडीशन ठीक उल्टा लगाएंगे कि इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि देखो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है मुझे log ऑफ K2/K1 को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो पिछले वाले केस में क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव हो गया था, तो मुझे T2 माइनस T1 को भी नेगेटिव बनाना था, इसलिए मैंने T2 को लेस देन T1 लिया। लेकिन यहां पर मेरा डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा H इज पॉजिटिव, इसका मतलब मेरा T2 माइनस T1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव मी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो इसलिए देखो यहां पर मैंने लिया T2 इज ग्रेटर देन T1। इससे क्या होगा कि T2 माइनस T1 विल बी पॉजिटिव एंड डेल्टा H इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो क्या यहां से भी वही कंक्लूजन आएगा कि log ऑफ K2/K1 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रहेगा ये। और ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि अगेन K2/K1 विल बी ग्रेटर देन 1, जस्ट लाइक द अबव केस। मैं एग्जैक्टली ऊपर वाला ही केस कर रहा हूं और रीजन भी मैंने बता दिया कि क्यों ऐसा हुआ। पहले T2 माइनस T1 नेगेटिव था और डेल्टा H भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब डेल्टा H पॉजिटिव है तो T2 माइनस T1 को भी पॉजिटिव रखेंगे, तभी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। या फिर अगेन K2 will be greater than K1। तो से मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तो रिएक्शन will proceed in forward direction। और यहां पर भी लिख दो कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज। तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए, और फॉरवर्ड मतलब समझिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को ही चेंज कर रहे हैं। रिमेंबर हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है बाय एनी अदर फैक्टर अदर देन टेम्परेचर, तो यहां पर हम टेम्परेचर ही चेंज कर रहे हैं। तो अगर मुझे एक रिवर्सिबल रिएक्शन को लेट्स से फॉरवर्ड ले जाना है, तो मुझे पहले यह जानना पड़ेगा कि वो एक एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन था या एंडोथर्मिक था। अगर एक्सोथर्मिक था
तो अगर मैं उसका टेम्परेचर कम कर दूं तो ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा, और अगर वो एक एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसको ध्यान से नोट करके रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या एंडोथर्मिक को फॉरवर्ड ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा नेक्स्ट जाने से पहले लेट अस डू सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो मैंने आपको ये तो तीनों इफेक्ट बता दिए थे कि रिवर्स करने पर क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, ऐड करने पर क्या होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। कि जैसे अगर मैं कहूं कि 2a is in equilibrium with b and the equilibrium constant for this reaction is 25. The equilibrium constant for this reaction is 25. ठीक है, तो आपको कह रहा है कि फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बी इक्विलिब्रियम, सॉरी बी करो एक्स, half of b is in equilibrium with a। अगर ऊपर वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 25 है तो इस नीचे वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। कोई करो, 30 सेकंड टाइम दे रहा हूं। ध्यान से देखिए कि ऊपर और नीचे वाले रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या चेंज आया है। इसने किया इसे। Sir, active mass of A by active mass of B whole power 1/2. मैं केक का वैल्यू पूछ रहा हूँ। एक्टिव मास ऑफ ए बाई बी, फाइव नहीं आएगा, इसका आएगा 1/5। क्योंकि पहली बात तो देखिए कि पहले तो 2a gives b था, और यहाँ पर मैंने रिएक्शन को उल्टा कर दिया क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट में b है और प्रोडक्ट में a है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर रिएक्शन हैज बीन रिवर्स्ड। मींस अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 25 है तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/25 इस रिएक्शन का। लेकिन हमें इसका नहीं निकालना है, हमें तो इसका निकालना है, हाफ बी इक्विलिब्रियम विथ ए। तो यहां से यहां हम कैसे आ सकता है, अगर मैं इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं या 2 से डिवाइड करूं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा,
1/25 टू द पावर हाफ, और हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, मतलब पावर में हाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5 या फिर 0.2। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, इस वाले में हम तीनों ही लॉज का एप्लीकेशन देखेंगे, तीनों ही रूल्स का। ठीक है, लेट्स से आपको पहला इक्वेशन गिवन है, A इज इन इक्विलिब्रियम विथ B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। सेकंड में गिवन है हाफ ऑफ C is in equilibrium with half of D, half of D नहीं, half of B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। और थर्ड में गिवन है कि थ्री C is in equilibrium with 3D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3। These three reactions are given, और आपको कह रहा है कि फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A equilibrium with D। इसका हमें दे रहा है या पूछ रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो इसको हमें ठीक वैसे ही करना है जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में किया था, कि मुझे चाहिए A इक्विलिब्रियम विद D। तो मुझे पहले ये चेक, इसका मतलब जो बाकी B C है इन सबको हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? तो हमें रिएक्टेंट में A चाहिए, मतलब रिएक्टेंट में हमारा A होना चाहिए, प्रोडक्ट में हमारा सिर्फ D होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि सर पहले वाले में A है और तीसरे वाले में D है। अच्छा, A का तो कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर D का कोएफिशिएंट 3 है, हमें D का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो ये भी हम कर सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर D का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड को ही देखने से नहीं होगा, क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट में B है, फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट में B है, और थर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट में C रहेगा। तो B और C कैंसिल नहीं हो सकते अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को सिर्फ लूं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे सेकंड को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड वाले में ही B और C दोनों प्रेजेंट है। तो पहले हम लिखते हैं कि A इक्विलिब्रियम विद B, ये तो हमें लिखना ही है एज सच, क्योंकि A हमें चाहिए भी रिएक्टेंट में और उसका कोएफिशिएंट भी 1 चाहिए। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने लिखा K1। अब सेकंड या थर्ड इक्वेशन पहले लेते हैं। अब थर्ड इक्वेशन में इधर 3 है, लेकिन अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, मैं डिवाइड कर दूं, लिख दूंगा, तो यहां पर हो जाएगा C इक्विलिब्रियम विथ D। कैसे आया? डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई 3। तो कोई मुझे बताए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा?
स्टेट्स ऑफ मैटर तक पढ़ रहे थे, उसके बाद से पूरा खत्म, जीरो हो चुका है पूरा। स्टेट्स ऑफ मैटर पर फिर भी, हाँ वो स्टेट्स ऑफ मैटर तक आंसर आता था, उसके बाद से पूरा शून्य बटे सन्नाटा हो चुका है ना। बोल देना मीटिंग में भी जब होगा, ये भी बोलना कि सर ने बोला स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद शून्य बटे सन्नाटा पूरा। ठीक है, सही जा रहे हो। मैं तो एकदम सामने ही बोलता हूँ, पीछे कुछ नहीं, एकदम सब कुछ सामने। k3 टू द पावर 1/3, k3 टू द पावर 1/3, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3 था, k3 था सॉरी। अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पावर में चला जाएगा 1/3। लेकिन जैसे कि हम देख पा सकते हैं कि अगर मैंने ये दो इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दिया लेट्स से, तो बी और सी थोड़े ना कटेंगे, बी और सी तो नहीं कट सकते, तो इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? नाउ वी कैन लुक एट इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में एक चीज देखो कि अगर आपको बी को कैंसिल करना है, पहले सोचना पड़ेगा थोड़ा, है ना, कोई रेडीमेड आंसर नहीं, या तो थिंक। अगर मुझे बी को यहां पर देखो, सर्कल कर रहा हूं यहां पर, अगर मुझे बी को यहां पर कैंसिल करना है, तो मुझे बताइए तो मेरे कोई दूसरे रिएक्शन में बी कहां पर होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में? अगर मुझे बी को कैंसिल करना है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट साइड में होना है, तभी मैं ऑपोजिट दूसरी साइड वालों रिएक्शन को, को रिवर्स। हाँ, तो तब बी कटेगा। सिमिलरली देखो, इधर सी है रिएक्टेंट साइड में, इसका मतलब दूसरे रिएक्शन में अगर सी प्रोडक्ट के साइड में हुआ तभी वो कैंसिल हो पाएगा। तो लेकिन यहां पर तो बी और सी का सिचुएशन उल्टा है, यहां पर बी प्रोडक्ट में है और सी रिएक्टेंट में, मतलब मुझे रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं पहले कि रिवर्सिंग इक्वेशन 2 को रिवर्स करेंगे, बट वेट, मतलब रिवर्स तो करेंगे ठीक है, तो बी रिएक्टेंट में आ जाएगा, सी प्रोडक्ट में चला जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि अब आप यहां पर देखो, चाहे यहां पर देखो या यहां पर देखो, बी और सी दोनों का ही कोएफिशिएंट क्या है दोनों जगह? मतलब ये जो पहले दो इक्वेशन हमने लिखे, पहले दो इक्वेशन जो हमने लिखे, बी और सी का कोएफिशिएंट क्या? 1। लेकिन सेकंड इक्वेशन में दोनों का कोएफिशिएंट क्या है? 1/2। तो हमें इक्वेशन क्या करने से वो Multiply. कोएफिशिएंट Multiply कितने by से 2. मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो एंड मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखो दोनों काम मैं करूंगा सेकंड इक्वेशन के लिए, उसको रिवर्स भी करूंगा और 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा बी इक्विलिब्रियम विथ सी। तो रिवर्स करने के वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाएगा, रिवर्स करने की वजह से सिर्फ। लेकिन आपने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर। सो नाउ यू सी, अब अगर आप तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपका बी और बी कट गया, आपका सी और सी कट गया, बचा क्या? ए इक्विलिब्रियम विथ बी, ये बचा ए इक्विलिब्रियम विथ डी। तो मैंने तीनों इक्वेशन को ऐड किया है, ऐड किया तभी वो कैंसिल हुआ। तो इस फाइनल इक्वेशन का मतलब ए इक्विलिब्रियम विथ डी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई के डैश नाम दे दूं, तो ये क्या होगा? तीनों जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दे विल गेट मल्टीप्लाई। तो होगा k1 इंटू 1/k3 टू द पावर 1/3 इंटू ना 1 बाई क्यों होगा, सॉरी सॉरी,
सॉरी 1/, नहीं होगा सर, K3 सिंपली था, K3 टू द पावर 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 1/K2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन A equilibrium with D। तो यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पर हमने तीनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यूज किया। कैसे? एक तो हमने रिएक्शन को रिवर्स भी किया, हमने फैक्टर से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। सेकंड इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, थर्ड इक्वेशन को हमें डिवाइड करना पड़ा, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, प्लस हमने तीनों इक्वेशन को ऐड भी किया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी होते हैं, लेकिन करना ठीक वैसे ही है जैसे हेसेस लॉ में हम करते थे, कि जैसे हम रिएक्शन को अरेंज करके एक नया इक्वेशन बनाते थे, उसी तरह से यहां पर भी हम रीअरेंज करेंगे या करते हैं। So these are the applications of equilibrium constant. अच्छा, लेकिन आज हम एक और तरह का क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके लिए लिखिए एक नोट। एक और तरह का क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है, उसके लिए ये नोट लिखिए, फिर बताता हूं क्या होता है वो क्वेश्चन। क्या नोट लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ध्यान रहे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट remains unchanged with change in concentration और प्रेशर। देखो ये तो बता दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है। किसी भी रिएक्शन में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को, और मैं कॉन्सेंट्रेशन अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर अब हम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज नहीं करेंगे, पहले ही बताया था। ऊपर हमने जो इफेक्ट देखा वहां पर हम स्टोइशियोमेट्री चेंज कर रहे थे। जब आप लेट्स से इक्वेशन 3 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आप कॉन्सेंट्रेशन 1/3 नहीं कर रहे हो, आप इक्वेशन को 1/3 कर रहे हो। कॉन्सेंट्रेशन जो था द इक्वेशन इज गेटिंग 1/3, या सेकंड इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वेशन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, यू हैव नॉट चेंज द कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अब हम कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर को अगर चेंज करते हैं तो भी कुछ नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ठीक है, तो इससे बड़ी बात क्या है? देखो अब इससे क्वेश्चन जो है वो ऐसे बना देता है,
इसी पॉइंट से वो क्वेश्चन आपको ऐसे बना के दे देगा, जैसे मान लो आपको दे दिया है कि ए सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ B plus 3C and B and C are gases. B and C are gases. ठीक है? और आपको कह देगा, जैसे मैं पार्ट 1 करके इसी में पूछता हूं कि इफ प्रेशर ऑफ C is doubled, what happens to pressure of A? Pressure of A नहीं, sorry, pressure of B, not A, B. What happens to pressure of B? A solid है, or this reaction is at equilibrium. ठीक है, तो ये रिएक्शन गिवन है, A इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस 3C, और कह रहा है कि अगर C के प्रेशर को डबल कर दिया जाए, इसके प्रेशर को C के प्रेशर को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, सो व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर ऑफ B? तो B पर इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो एक मैं करके दिखा देता हूं, सारी करके दिखा दूंगा, ये बताया था। तो इफ दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं लिख रहा हूं, देखिए मैं किस तरह से लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं अब थोड़ा ये मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर वो प्रेशर की बात कर रहा है ना, प्रेशर की बात कर रहा है। तो हमें पता है जब प्रेशर में सब एक्सप्रेस किया जाए तो उसको Kp लिखते हैं। When the reactants or products are expressed in pressure, we write it Kp. reactants में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिएक्टर मेरा सॉलिड है, और हमें पता है कि सॉलिड्स का एक्टिव मास हमेशा कितना होता है, 1. 1 होता है। तो इसका मतलब उसको लिखने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक्टिव मास तो 1 है। तो इसका मतलब मैं इसको अब देखो ऐसे लिखूंगा, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का क्यूब। क्या मैंने कुछ अलग लिखा है? नहीं। देखो आप इसको कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं एक्टिव मास ऑफ बी इंटू एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर 3, एक्टिव मास में लिखते हैं। लेकिन वो तो तब लिखते ना जब मैं सिर्फ के लिखता। अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, के पी लिख दिया। पी क्यों लिखा? क्योंकि हमें बी और सी दोनों का ही प्रेशर गिवन है, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी जानिए, इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट इट इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो एक्टिव मास ऑफ बी हुआ करता था, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी जो एक्टिव मास ऑफ सी हुआ करता था, और उसका कोएफिशिएंट क्योंकि 3 है, सी का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 चला गया ऊपर पावर में, ये हुआ। अच्छा, अब देखो क्या होता है। अब वो कह रहा है कि अगर सी के प्रेशर को डबल कर दिया जाए, तो सी का अगर प्रेशर डबल होता है, तो मुझे बताइए क्या इसका केपी के वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? Will it anyhow affect the value of Kp? No, sir. No. तो Kp तो Kp ही रहेगा, क्योंकि अभी अभी बताया K का वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है। अच्छा, तो
सी का प्रेशर क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। तो अब मैं लिखूंगा इसको 2pc, क्योंकि पहले जितना भी प्रेशर था उसका डबल हो चुका है। और आपको वो पूछ भी रहा है कि व्हाट हैपेंस टू प्रेशर ऑफ बी, मतलब प्रेशर ऑफ बी जो है वो चेंज हो गया होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, एक सिंबल देते हैं, लेट्स से डैश, मतलब दिस इज द न्यू प्रेशर ऑफ बी। आपने पी का प्रेशर चेंज किया और वो कह रहा है कि इसका बी पर क्या इफेक्ट होगा बताओ। ये तो जब दोनों जगह केपी बराबर है, दोनों इक्वेशन में अगर केपी सेम है, तो दोनों के आरएचएस को भी हम इक्वेट कर सकते हैं। मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि मैं लिख सकता हूं पीबी इंटू पी सी का क्यूब इक्वल्स टू, क्योंकि समझ में आ रहा है ना क्यों इक्वल टू लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है क्यों इक्वल टू लिख रहा हूं। अरे दोनों का एलएचएस सेम है, केपी केपी, ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो क्या उनके प्रोडक्ट का भी वैल्यू सेम नहीं होगा? Yes, sir. अरे x इक्वल्स टू वाई, x इक्वल्स टू जेड, तो क्या y इक्वल्स टू जेड नहीं होगा? Yes, sir. तो वही किया है, Yes, sir. क्योंकि दोनों जगह केपी तो सेम है, तो ये आरएचएस वाला सेम होगा दोनों का, वही लिखा मैं। तो अब देखो, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे। ये आपने लिखा पीबी डैश, लेकिन यहां पर है ना 2pc का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 इंटू पीसी का क्यूब, रहने दो उसको, बस ये 2 को मैंने बाहर ले लिया। तो अब आप देखो पीसी का क्यूब पीसी का क्यूब, ये दोनों तरफ कट जाएगा, ये दोनों तरफ कट जाएगा। और आपको चाहिए, याद रखिए पीबी डैश का वैल्यू, आपको पीबी डैश का वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं निकल जाएगा। सो योर पीबी डैश विल बी इक्वल्स टू 8 को इधर ले आएंगे और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपका पीबी था। अरे पीसी तो कट गया ना, तो इधर पीबी बचा है और इधर एक 8 बचा है, तो 8 को उधर ले गया। तो ये है आपका आंसर। अब बस इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, ये आपका आंसर हो गया। बस ये लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, कि हम लैंग्वेज में इसको लिखेंगे कि द प्रेशर ऑफ बी, या पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी becomes 1/8 of original। मतलब B का ओरिजिनल प्रेशर जितना था, मतलब ये डबल करने से पहले जितना उसका ओरिजिनल प्रेशर था, अगर मैंने C के प्रेशर को डबल कर दिया तो उसका 1/8 हो जाएगा B का प्रेशर, बिकॉज K will not change, K will not change, K will remain constant। बस यही लॉजिक का यूज करना होता है कि अगर मैं कोई पैरामीटर को चेंज कर रहा हूं, क्या उससे के चेंज हो रहा है? नहीं। तो अगर के चेंज नहीं हो रहा है तो मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा और वहां से मैं फाइनल जो है वो निकाल लूंगा। आया समझ में? बताइए कहीं पर अगर डाउट है इसमें तो। आया समझ में या नहीं? Yes, sir.
कर पाएंगे इस तरह से एक और क्वेश्चन? यस सर। देखते हैं। एक और इक्वेशन देता हूं। टू बी प्लस एट और आपको क्वेश्चन में कह रहा हूं कि इफ concentration if concentration of C is halved, what happens to concentration of B? क्या हुआ? तो कह रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज हाफ, तो सी का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो चुका है, तो ये हाफ ऑफ सी हो जाएगा। तो अब मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो सी सी विल कैंसल, तो यहां पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डैश का स्क्वायर। तो बी डैश क्या होगा? रूट करना पड़ेगा, तो रूट करेंगे तो इधर अंडर रूट 2 और इधर रह जाएगा बी। तो क्या हुआ कि व्हाट हैपेंस टू कंसंट्रेशन ऑफ बी? सो द कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स √2 times its origin। जितना ओरिजिनल था उसका √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। The first application is direction of reaction. बस थोड़ा सा बता के मैं इसको एंड कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। So what do you mean by direction of reaction? कि देखिए अगर आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, अगर उसने इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं किया है ना, द रिएक्शन इज इन बिटवीन, मतलब आप किसी एक पर्सन ए ने रिएक्शन को स्टार्ट किया है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को, और एक दूसरे पर्सन बी को एक सम टाइम के बाद उसको बताया गया कि बी को बताया गया कि जाकर ये बताओ कि जो रिएक्शन ए ने स्टार्ट किया था वो अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो फॉरवर्ड में जा रहा है या बैकवर्ड में जा रहा है, और वेदर द रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, फॉरवर्ड बैकवर्ड में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए हमने ये पढ़ा था कि हम रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को दोनों तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। हम रिएक्टेंट से भी रिएक्शन को स्टार्ट करके इक्विलिब्रियम अटेंड कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट से भी स्टार्ट करके रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेंड कर सकते हैं। देयर आर बोथ वेज ऑफ अटेनिंग द इक्विलिब्रियम। सो नाउ वी करेंटली डोंट नो कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, तो उसको बताने के लिए, उसको जानने के लिए कि इन विच डायरेक्शन इज द रिएक्शन गोइंग, वही हमारा हेडिंग है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एक और पैरामीटर होता है जो हमारा हेल्प करता है, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज Q, एंड Q को क्या कहा जाता है, Q इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट टेल्स अबाउट the direction of an reversible reaction। एक रिवर्सिबल रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके बारे में हमें बताता है Q। अब वो Q कैसे बताता है, हाउ दिस Q हेल्प्स अस टू फाइंड दिस डायरेक्शन, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। तो बस इतना ही मैं बता के एंड कर रहा हूं कि Q के मदद से हम ये जान सकते हैं कि रिएक्शन हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। एंड अभी भी अगर आपके